हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, जो अपनी आज की क्लास रहने वाली है वो रहेगी द ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। कल जो हमने क्लास की थी उसमें हमने ये देखा था कि मोशंस ऑफ द अर्थ और अपने सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में अपनी कल की क्लास थी, जिसमें हमने क्या क्या स्टडी किया था। एक बार हम वापस क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। कल हमने अपने सौरमंडल के बारे में जाना था कि सभी प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, मिटियोर्स बन के क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद हमने अपने प्लैनेट्स, ग्रहों के बारे में जाना था, सन के बारे में देखा था, मून के बारे में देखा था। ठीक है, ये सब हमने कल की क्लास में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। फिर हमने क्या किया था, और उसके बाद हमने एस्ट्रॉइड देखे थे, मिटियोर्स देखे थे, जो अपने उल्का पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह, हर एक चीज़ हमने देखी थी। ये सब क्लासेस करने के बाद हमने फिर बाद में हमने देखा यूनिवर्स कैसे बनता है। बहुत सारी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। ठीक है, और जो अपनी गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका नाम है आकाश गंगा। हमने रोटेशन देखा था, रेवोल्यूशन देखा था। रोटेशन क्या होता है, जब वो अपने एक्सिस पर घूमता है। रेवोल्यूशन क्या होता है, जब वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है। हमने देखा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑर्बिट। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में हमने देखा जो ये लाइंस होती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिनको हम सिर्फ इस वजह से देखते ताकि हमें हर एक चीज़, डायरेक्शन वगैरह का पता चलता रहे। फिर हमने देखा था विंटर सोलिस्टिक, समर सोलिस्टिक, इक्विनॉक्स। विंटर सोलिस्टिक देखा 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, और जो अपना उसमें क्या होता है, जो सूर्य है, जो सदर्न पार्ट है वो टिल्टेड होता है, किसकी तरफ, सन की तरफ होता है। तो सारी रोशनी साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन जब समर सोलिस्टिक देखा वो 21 जून को होता है। ठीक है, उसमें नॉर्थ पोल पे जो सूरज की किरणें जाती हैं। ठीक है, और हमने ये चीज़ें देखी थी कि विंटर सोलिस्टिक और समर सोलिस्टिक में जो लंबे दिन होते हैं और छोटी रातें होती है। जब हमने इक्विनॉक्स देखा तो इक्विनॉक्स कब होता है, 23 सितंबर को होता है इक्विनॉक्स, और 21 मार्च को होता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को अपना इक्विनॉक्स होता है। उसमें दिन रात जो होते हैं इक्वल होते हैं। उस पे जो सूरज की किरणें वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं। ठीक है, ये कल की क्लास में हमने ये वाली क्लास की थी। आज हम देखते हैं ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन, यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति है और जो विकास है वो कैसे हुआ, इसकी हम आज की क्लास करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट कुछ थ्योरीज आएंगी। सबसे पहले जब हम ओरिजिन की बात करेंगे ना तो थ्योरीज आएंगी, और थ्योरी आएगी सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस। एक नेबुला होता था, नेबुलर परिकल्पना, ये अपनी थ्योरी रहेगी। प्रपोज किसने की थी, जर्मन फिलोसफर थे। कौन थे, इमैनुअल कांट। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट द्वारा ये क्या था, प्रस्तावित था। हिंदी इंग्लिश आपको बाइलैंग्वेज आपके नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिलेंगे, और वीकली शेड्यूल मैंने वहाँ टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर किया हुआ है। अदरवाइज शॉर्ट सीरीज में भी मैंने वीकली शेड्यूल आपको बता रखा कि किस डे कौन सी क्लास होगी। और हम क्लास करने से पहले पीछे का सारा रिवाइज करेंगे जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने सोलर सिस्टम और मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ा था, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि कल की क्लास में अपना क्या क्या चीज़ें हुई थी। जिस भी स्टूडेंट ने कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर पहले अपनी कल की क्लास देखो, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाएंगे, और वैसे भी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें वैसे भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो किसने दिया थे, इमैनुअल कांट ने। मैथमेटिशियन कौन थे, अपने लाप्लास। रिवाइज्ड किया था इन्होंने 1796 में। गणित के लाप्लास ने 1796 में से क्या किया था, संशोधित किया था। ठीक है, और जो गणित के लाप्लास थे उन्होंने 1796 में इसको क्या किया था, प्रपोज्ड किया था, वापस से रिवाइज्ड किया था। नेबुलर हाइपोथेसिस जो है, नेबुलर परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण एक युवा सूर्य यानी एक यंग जो था सूर्य था, उससे जुड़े हुए पदार्थ क्या हुए, बादल में बदल गए, जो धीरे धीरे क्या कर रहा था, घूम रहा था। यानी नेबुलर हाइपोथेसिस में बताया है कि जो ग्रह थे, अपने ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, एक युवा सूर्य था, उसने क्या किया, वो अपने जो उसके जुड़े पदार्थ थे वो बादल में क्या हो गया, बादल से हुआ था। जुड़े हुए जो पदार्थ थे बादल से अटैच थे, और जो धीरे धीरे क्या कर रहा था, घूम रहा था। फिर बाद में क्या होता, बाद में 1900 में
चैम्बरलेन और मोल्टन ने माना कि एक भटकता हुआ तारा सूर्य के नज़दीक आ गया है। किसने माना? ये चैम्बरलेन ने और मोल्टन ने, ठीक है। बाद में क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि सौर सतह से पदार्थ का एक सिगार के आकार का विस्तार अलग हो गया। शिगार की मतलब ये एक शेप है, शिगार जैसी शेप, उससे क्या हो गया फिर वो बाद में अलग हो गया। जैसे जैसे गुजरता हुआ तारा दूर चला गया और सौर सतह से अलग हुआ, यानी अपने सोलर सरफेस से अलग हुआ पदार्थ सूर्य के चारों ओर क्या करता रहा? घूमता रहा। और धीरे धीरे क्या होगा? ग्रहों के अंदर कंडेंस्ड हो गया, संघनित हो गया। तो नेबुलर हाइपोथेसिस में बताया गया कि एक युवा सूर्य था और उसके जो पदार्थ थे वो बादल से जुड़े थे, और बाद में क्या हुआ, वो उसके धीरे धीरे वहाँ घूमता रहा। और बाद में 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन थे, उन्होंने माना कि एक भटकता हुआ तारा जो है वो सूर्य के नज़दीक आ गया है, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये एक शिगार जैसी शेप में का विस्तार ले लेता है, और जैसे जैसे गुजरता है और ये सूर्य से दूर जाता है, ये तारा जब दूर जाता है और सौर सतह से अलग होता है, तो उस पदार्थ के सूर्य के चारों ओर फिर घूमता रहा, और धीरे धीरे फिर क्या हो गया? कंडेंस्ड हो गया ग्रहों के अंदर ही। फिर आती है बाइनरी थ्योरीज, यानी बाइनरी का सिद्धांत। ये कहता है कि बाद में तर्क दिया गया कि सूर्य के साथ एक अन्य ग्रह भी सह अस्तित्व में था। इन्होंने देखा कि जब सूर्य था तो उसके साथ भी कोई ग्रह जो था वो सूर्य के अस्तित्व में था साथ में। वापिस से इसको रिवाइज्ड किया नेबुलर हाइपोथेसिस को, ठीक है। किसने किया? ओटो स्मिथ ने इसको रिवाइज किया। रशिया के थे, कार्ल वेइसजर जर्मनी के थे, जो कार्ल वेइसजर थे वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। 1950 में इन्होंने किया। उनका मानना था कि सूर्य जो सौर निहारिका से घिरा हुआ है, यानी नेबुला से घिरा हुआ है चारों तरफ सराउंडिंग से, जिसमें क्या मिलता है अधिकतर? हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेज हैं वो उनके साथ क्या करता है? धूल भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, हाइड्रोजन होती है, हीलियम होता है, और साथ में डस्ट भी होती है, ठीक है। उनके साथ क्या कर रहा है? घूम रहा है। और कणों के घर्षण, जो कणों का घर्षण था वो टकराव से डिस्क के आकार का बादल बन गया, और ग्रहों का निर्माण अद्भुति की प्रक्रिया के माध्यम से हो गया। जो कण थे, ठीक है, पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, उनका क्या होगा? डिस्क आकार का चेंज कर लिया, डिस्क जैसी उन्होंने शेप ले ली, और फिर बाद में क्या होगा? बादल बन गए और ग्रहों का निर्माण हो गया। बाद में एक मॉडर्न थ्योरीज आती हैं, आधुनिक सिद्धांत है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी जो ब्रह्मांड है अपना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? उसकी उत्पत्ति हुई बिग बैंग थ्योरी। इसका विस्तारीय ब्रह्मांड परिकल्पना भी बोला जाता है, यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। एडविन हम्बल ने 1920 में प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड जो है अपना, जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है, यानी फैल रहा है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास में निम्नलिखित चरणों पर विचार करता है। ये जो अपना ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स है, ये फैल रहा है, ये इसको चीज़ को क्या करता है? कंसीडर करता है बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस में। शुरुआत में ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ एक स्थान पर एक छोटी गेंद, यानी टीनी बॉल थी, ठीक है, के रूप में मौजूद थे, और जिसका आयतन अकल्पनिक रूप से छोटा था। जिसका जो आयतन है, जो उसकी वॉल्यूम है, वो कितना था? छोटा था, बहुत स्मॉल था। और टेम्परेचर जो था अनंत था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, और इनफाइनाइट ही उसकी डेंसिटी थी, यानी जो उसका घनत्व था, ठीक है। और फिर बताते हैं कि बिग बैंग के समय छोटी गेंद जोरदार से विस्फोट के साथ फट गई। जो छोटी गेंद थी वो, जिसको ये बोल रही हैं, तो वो क्या हो गई? विस्फोट हुआ, एकदम से एक्सपोर्ट हो गई वो, और वो एकदम फट गई, और जिससे कि विशाल विस्तार हुआ, फैल गई फिर वो। और अब ये सर्वमान्य है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। यह विस्तार जो है आज भी जारी है, ऐसा मानना है। जैसे कि यह बढ़ता गया, कुछ ऊर्जा पदार्थ जो है परिवर्तित हुए, और धमाके के बाद 1 सेकंड के अंशों के भीतर विस्तार विशेष रूप से तेज हुआ। उसके बाद जो विस्तार धीमा हो गया। जब ये फैला था तो वो एक स्पीडली काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? जो विस्तार था, ठीक है, वो कम होता चला गया, और बिग बैंग घटना के पहले 3 मिनट के भीतर पहला जो परमाणु है, जो यानी फर्स्ट परमाणु है, एटम है, वो बनना शुरू हो गया बिग बैंग की घटना से 3 मिनट पहले। बिग बैंग के बाद में ये बोलता है कि
क्या बोलता है कि 3 लाख साल पहले बिग बैंग का जो टेम्परेचर था, तापमान कितना था, 4500 केल्विन तक गिर गया। अचानक से 3 साल वर्ष पहले के भीतर जो तापमान था 4500 केल्विन, वो एकदम से गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? एटॉमिक मैटर का। और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ जो है वो है आकाश गंगाओं के बीच अंतरिक्ष में वृद्धि, यानी जो अपना अंतरिक्ष है, यूनिवर्स है, वो क्या कर रहा है? फैल रहा है। स्पेस जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिटवीन गैलेक्सियों के विस्तार के साथ। स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? एक आकाश गंगा में बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं? तारे होते हैं। ये चीजें हमने कल की क्लास में करी थी। आकाश गंगाएं विशाल दूरी पर फैली हुई है, जिन्हें हजारों प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। आकाश गंगाएं जो होती है, अपनी गैलेक्सीज जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में फैली हुई हैं, बहुत दूर दूर तक। और जब हम इनका मेज़र करते हैं तो 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है। एक आकाश गंगा का निर्माण एक बहुत बड़े बादल के रूप में हुआ था। हाइड्रोजन गैस के संचय से शुरू होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेबुला। क्या बोलते हैं? एक नेबुला। अंततः बढ़ते हुए नेबुला में गैस के स्थानीय जो समूह है वो क्या हो गए? विकसित होते चले गए। ग्रोविंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैस। बेसिकली क्या बताया है? जो अपनी आकाश गंगाएं हैं वो बहुत दूरी पर फैली हुई हैं। ठीक है, जिनको 1000 वर्ष लग जाते हैं उनके प्रकाश को मापने में। ठीक है। और आकाश गंगा का निर्माण जो है बड़े बादल के रूप में हुआ है, हाइड्रोजन गैस के संचय के रूप में हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। ये गुच्छे और सघन गैसीय पिंडों से विकसित होते रहे, जिसे हम क्या बोलते हैं? तारों का निर्माण हुआ। और ऐसा भी माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 वर्ष पहले हुआ था। ये माना जाता है कि जो अपने स्टार्स हैं उनका जो निर्माण है 4 से या 5 से 6 वर्ष पहले हुआ था। बिलियन प्लैनेट्स जो हैं, अपने ग्रह हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ? हमने स्टार्स का देख लिया, बादल के रूप में हुआ, बहुत सारी गैलेक्सीज से हुआ, और जिनका जो प्रकाश है मापना बहुत 1000 ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है। तारे एक निहारिका के भीतर गैस के स्थानांतरित पिंड होते हैं। क्या होते हैं? लम्स होते हैं गैस के। और पिंडों के भीतर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गैस बादल के केंद्र का निर्माण करता है। जो केंद्र में चीजें होती हैं उनका क्या करता है? फिर वो निर्माण करता है। और गैस केंद्र के चारों ओर गैस और धूल की एक विशाल घूर्णनशील डिस्क विकसित होती है। गैस का जो बादल है संघनित होता है, यानी जो गैस के क्लाउड्स है वो क्या हो जाते हैं? कंडेंस्ड हो जाते हैं, होने लगते हैं। और कोर के आसपास का पदार्थ, कोर क्या होती है? ये हम नेक्स्ट जो अर्थ इंटीरियर करेंगे ना उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अर्थ का अंदर का पार्ट होता है कोर, और क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। गोल पिंडों के विकसित हो जाता है। कोर के जो आसपास का पदार्थ है वो छोटे छोटे गोल पिंड के साथ क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। और ये छोटे छोटे जो गोल पिंड हैं वो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट पर कोहेशन डेवलप करते हैं। सहजन की प्रक्रिया द्वारा जो ग्रह होते हैं छोटे पिंडों में फिर क्या हो जाते हैं? वो वापिस से स्मॉल ऑब्जेक्ट में विकसित हो जाते हैं। ठीक है। और फिर बड़े बड़े जो पिंड हैं वो टकराव से बनते हैं। जो बड़े पिंड हैं यानी जो लार्जर बॉडी है वो किससे बनते हैं? जब कोलिजन होता है। ठीक है। जब वो आपस में टकराते हैं, जब 2 चीज आपस में टकराएंगी तो उससे बड़े पिंड का क्या होगा? निर्माण होगा। और गुरुत्वाकर्षण कारण पदार्थ आपस में क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए जो पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, वो आपस में क्या होते हैं? स्टिक होते हैं, चिपकते होते हैं। फिर आता है जो प्लेस्टिनिमल है, बड़ी संख्या में पिंड होते हैं। क्या होते हैं ये प्लेस्टिन? लार्ज नंबर के और छोटे पिंड होते हैं। लार्ज नंबर में होते हैं लेकिन छोटे पिंड होते हैं। ये बड़ी संख्या में छोटे ग्रहणों एकमात्र होकर ग्रहों के रूप में कुछ बड़े पिंडों का भी निर्माण करते हैं। क्या बात बोली गई है? जो लार्ज नंबर के प्लेस्टिनोमल्स है ना, स्मॉल, ठीक है, वो क्या करते हैं? जो ग्रह होते हैं उनके रूप में कुछ बड़े पिंडों का भी, लार्जर बॉडीज का भी निर्माण करते हैं। सोलर सिस्टम हमने देखा, अपना सोलर सिस्टम जो है 9 अपने 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इनसे इनर प्लैनेट्स होते हैं उनके साथ साथ, और आउटर प्लैनेट्स भी होते हैं। ठीक है। अन्य ग्रह को बाहरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है। ये चीज़ें हमने कल की क्लास में देखी थी। बल्कि अल्टरनेटली
पहले 4 को स्थलीय कहा जाता है। बताया था मैंने आपको, टेरेस्ट्रियल होते हैं और जोवियन होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल कौन कौन से? पृथ्वी जैसा, क्योंकि वे चट्टान और धातुओं के बने होते हैं। किससे? रॉक और मेटल से बने होते हैं। और जो बाकी के हैं और वो किससे बने हुए हैं? गैसों से। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे 101% पूछा जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेरेस्ट्रियल और जोवियन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये गैस से बने हुए थे। बाकी 4 जो बताए स्टार्टिंग के जो हैं चट्टानों से और मेटल से बने होते हैं। ठीक है, याद रखना। सभी ग्रहों का निर्माण कब हुआ था? 4.6 अरब वर्ष पहले एक काल में हुआ था। क्या है? टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट स्थलीय ग्रहों का निर्माण मूल तारे के निकटवर्ती क्षेत्र से जो नज़दीक होते हैं। ठीक है, जैसे गैसों के ठोस कणों में संघनित होने के उसमें क्या हो जाती है? पर्याप्त गर्मी हो जाती है। और बृहस्पति ग्रह का निर्माण काफ़ी दूर स्थान पर हुआ था। जुपिटर है, काफ़ी दूर हुआ था। ठीक है, तो यही चीज़ें बता रखी हैं इन दोनों में कि टेरेस्ट्रियल और जोवियन। और हमने कल की क्लास में देखा था नियर कौन सा? मरकरी, जो हमारा नियरेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम कल की क्लास में देख चुके हैं। मून कैसे बनता है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है, ये हम देख चुके हैं। उत्पत्ति सिद्धांत 1838 में सर जॉर्ज डेवी ने सुझाव दिया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा एक ही तेजी से घूमने वाले पिंड थे। किसने बोला है ये? सर जॉर्ज डार्विन ने कहा है कि पहले जो पृथ्वी और चंद्रमा थे वो ही तेजी से घूमने वाले क्या थे? पिंड थे। और पूरा पिंड डंबल के आकार का हो गया और अंत में टूट गया। ठीक है, यह भी सुझाव दिया गया कि चंद्रमा को बनाने वाली जो सामग्री थी, ठीक है, जो मटेरियल था, वो प्रशांत महासागर द्वारा घेरे हुए और साथ से अलग हुई है। किससे अलग हुई है? ये पॉइंट भी याद रखना, किससे अलग हुआ है? पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, फिर आती है विशाल प्रभाव या बिग स्प्लैट सिद्धांत। ठीक है, गेन इम्पैक्ट और बिग स्प्लैट थ्योरी। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के आकार से 1 से 3 गुना बड़ा एक पिंड पृथ्वी से टकराया था। जैसे ही भी अपनी अर्थ का निर्माण हुआ था ना, वैसे ही मंगल ग्रह से कौन टकराया था? 1 से 3 गुना बड़ा एक पिंड था, वो पृथ्वी से टकराया था। इसने पृथ्वी के बड़े हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा दिया था। इसने क्या किया था? जो पृथ्वी का बहुत बड़ा लार्ज पार्ट है उसको अंतरिक्ष में उड़ा दिया था। विस्फोटित पदार्थ का यह भाग पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा और अंत में 4.44 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान चंद्रमा का फिर क्या किया? निर्माण किया अंत में। अब तक हमने ओरिजिन पढ़ा। ओरिजिन में हमने थ्योरीज देखी। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस देखी हमने। ठीक है, एक्रिएशन थ्योरी देखी और हमने बिग बैंग थ्योरी देखी। ठीक है, ये सारी थ्योरी पढ़ी हमने। स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे अपने ग्रह बने और सोलर सिस्टम के बारे में देखा। अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन कैसे हुआ। इवैल्यूएशन कैसे हुआ है वो देख लेते हैं। पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वॉज बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। पृथ्वी ग्रह जो है शुरू से ही एक बंजर था और चट्टानी और गर्म वस्तु थी। ठीक है, जिसमें क्या हुआ? जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो पतला वायुमंडल में था। हाइड्रोजन और हीलियम, कौन सी गैसें थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। याद रखना, पृथ्वी की जो संरचना वो कैसी है? सतत, यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर है अपनी अर्थ का। वायुमंडल की सबसे गहरी और छोर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक मौजूद पदार्थ एक समान नहीं है। यानी जो भी मटेरियल है हमारी अर्थ में, बाहरी आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में, सेंटर से लेकर हमारा जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक समान नहीं है। सतह से लेकर गहराई तक पृथ्वी का आंतरिक भाग विभिन्न क्षेत्र है। जो सरफेस है, सरफेस से लेकर गहराई तक, डीप डेप्थ तक पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है ना वो अलग है, विभिन्न जोन है उसके। इवैल्यूएशन हुआ लिथोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, सतल मंडल का विकास। अपनी प्रारंभिक अवस्था के दौरान पृथ्वी अधिकतर अस्थिर अवस्था में थी। जो अपनी क्या है? अर्थ है वो पहले प्रीमोडियल स्टेज में थी। द अर्थ वॉज मोस्टली इन वोलाटाइल स्टेज, यानी अस्थिर अवस्था में थी। घनत्व से क्रमिक वृद्धि के कारण अंदर का तापमान क्या हुआ? फिर बढ़ गया। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन, जो घनत्व है वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर था जो अंदर का वो भी क्या हो गया? बढ़ गया।
रिजल्ट में क्या निकला, अंदर की सामग्री उनके गंतव्य के आधार पर अलग होने लगी। जो उनका गंतव्य था और जो अंदर का मटेरियल था उनसे फिर वो क्या होने लगी, सेपरेट होनी शुरू हो गई। और इसने भारी पदार्थ, इसमें क्या क्या भारी पदार्थ है, जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र की ओर डूब गया। जो लोहा था पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर लोहा डूब गया और हल्के पदार्थ जो है सतह पर चले गए। यानी जो आप देखोगे कोई भारी चीज होगी तो वो अगर आप पानी में डिप करोगे तो भारी चीज होगी वो नीचे चली जाएगी, लेकिन जो हल्की चीजें होगी वो क्या करेगी, ऊपर फ्लोट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि समय बीतने के साथ साथ फिर क्या हो गया, यह ठंडा हो गया और ठोस होकर छोटे आकार में संघनित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप बाद में क्रस्ट के रूप में बाहरी सतह का विकास होता है। क्या होता है, क्रस्ट बनती है, क्रस्ट आएगी, कोर मेंटल आएगी, फिर अपनी कोर आएगी। लिथोस्फीयर का ही पार्ट है क्रस्ट। चंद्रमा के निर्माण के दौरान विशाल प्रभाव के कारण क्या होता है, फिर पृथ्वी और अधिक गर्म हो गई। यानी चंद्रमा का निर्माण होता है, फिर क्या होता है, विशाल प्रभाव पड़ा और उससे ही अधिक गर्म हो गई। विभेदन की प्रक्रिया के माध्यम से ही पृथ्वी बनाने वाली सामग्री विभिन्न परतों में क्या हो गई, फिर डिवाइड हो गई। सतह से लेकर केंद्रीय भागों तक हमारे पास क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर, आंतरिक कोर और जैसी जो गैसें हैं वो परतें शामिल हैं। कौन कौन सी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये मैंने बताया आपको। और ये बिल्कुल डीपली करेंगे, डिसकनेक्टिविटी है, हर एक चीज़ को करेंगे ताकि आप कभी भी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम ऐसी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। और ये जो थ्योरीज हैं एक बार आपने इनको पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, तो आपको वापस देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भू प्रॉपर्टी से लेकर कोर तक पदार्थ का जो गंतव्य है वो क्या होता गया, बढ़ता गया। ठीक है, फिर इवैल्यूएशन हुआ, फिर वायुमंडल और जलमंडल का विकास। जो पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का योगदान देती है। जो अपना एटमॉस्फेयर है वो किसका योगदान देता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। वर्तमान वायुमंडल के विकास के 3 कारण हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, वायुमंडल का विनाश होता है, लॉस होता है प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर का। सेकेंडली, पृथ्वी गर्म जो आंतरिक भाग है वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। पृथ्वी के जो गर्म था आंतरिक भाग था उसने योगदान दिया अपने एटमॉस्फेयर में। क्लियर। थर्ड जो फाइनली आता है जीवित जगत यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाई लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी जो जीवित जगत की जो प्रक्रिया थी और जो उसका संश्लेषण था मध्य से वायुमंडल की संरचना में क्या होता गया, संशोधित होता गया। ऐसा माना जाता है कि शोर हवाओं के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन और हीलियम युक्त प्रारंभिक वायुमंडल जो है नष्ट हो गया, ऐसा माना जाता था। ठीक है, और पृथ्वी के ठंडा होने के कारण ही क्या हुई, जो आंतरिक ठोस गैसें थी वो जल वाष्प निकले और जिससे वातावरण जो है वायुमंडल का विकास होना शुरू हो गया। जो ठोस गैसें थी बाहर आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी और जिससे क्या बनेगा, जल वाष्प बनेगा और वो इवेपोरेशन करेगा और वायुमंडल का फिर क्या होगा, विकास होगा। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से जल वाष्प और गैसें जो है उत्पन्न होती चली गई। एज द अर्थ कूल्ड, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई वैसे ही जो निकला जलवाष्प है वो वापस से कंडेंस्ड होना शुरू हो गया। वायुमंडल में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड थी वर्षा के पानी में घुल गई और तापमान में और गिरावट आ गई, जिससे कि संघनन हुआ और अधिक बारिश हो गई। क्या बोला गया, बताया लास्ट में, जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी गैसें मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, वर्षा के पानी में घुल गई, जो बारिश का पानी था उसमें घुल गई और जो टेम्परेचर था उसमें से क्या होगी, गिरावट आ गई। गिरावट आने से क्या होगी, वो कंडेंस्ड हो गई। कंडेंस्ड होने से क्या होगी, भारी वर्षा होगी। सतह पर गिरने वाली वर्षा जलघटों में एकत्र होकर क्या करती है, महासागरों का निर्माण कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी पृथ्वी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ। जो बारिश हुई ना, बारिश हुई, जल गड्ढे बन गए। ठीक है, सतह पर गिरा तो उसके क्या बन गए, गड्ढे बन गए। ठीक है, गड्ढे बनने के साथ साथ क्या हुआ, डिप्रेशन होता चला गया और फिर जो अपने ओशियंस हैं वो बनने स्टार्ट हो गए, तो राइज टू द ओशियंस। तो ये थी अपनी इवैल्यूएशन ऑफ द अर्थ की क्लास। कैसे उसका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन मैं आपको बता चुकी हूँ। थ्योरीज आती हैं, बाइनरी थ्योरी आएगी, बिग बैंग थ्योरी आएगी, नेबुला आएगी, एक्रेशन थ्योरी आएगी। इनको एक बार से रिवाइज कर लेना। फिर हमने देखा इवैल्यूएशन कैसे हुआ, हमने फॉर्मेशन देख लिया था। ठीक है,
हमने देखा था स्टार कैसे बने, प्लैनेट कैसे बने, सोलर सिस्टम कैसे बना। एक बार ये चीज़ें कवर कर लेना, बस एक बार आप ध्यान से कर लेना, आपको सेकंड टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। फिर हमने देखा इवेल्युएशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में बताया कि क्रस्ट का पार्ट है, ठीक है। और फिर तीन चीज़ें मिलती हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन में क्या बनेगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में कर ली, और कैसे हमारे ओशियंस बने, इन चीज़ों के बारे में। तो ये थी स्टूडेंट अपनी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले वाली क्लास देखो, फिर ये वाली क्लास देखो। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको साथ साथ सीरीज वाइज क्लासेस मिलती रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट कल क्लास में, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, लैंडफॉर्म्स देखेंगे, और टेलीग्राम पर मैं शेयर कर चुकी हूँ वीकली शेड्यूल, ठीक है। तो टाइमली अपना अपना सिलेबस कर लेंगे, और मेरा टारगेट है कि आपको अच्छे से ज्योग्राफी समझ आए और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है। कोई आपकी फ़ी नहीं लगने वाली, फ्री ऑफ द कॉस्ट मैं आपको हर एक मटेरियल यहाँ आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगी, नोट्स मिलेंगे आपको, हर एक चीज़ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।